Now, Uttar Pradesh. I have completed my graduation from Chhatrapati Sahuji Maharaj University, Kanpur, and I have over 2 years of teaching experience in nearby institutes. So, आज का हमारा टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन. ये केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन का एक टॉपिक है जिसमें हम सबसे पहले हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं और बाद में हम देखते हैं कि वो हार्मोन एक्शन कैसे करते हैं अपना. तो इसमें सबसे पहले हम टॉपिक पढ़ेंगे नेचर ऑफ हार्मोन्स. देन हम देखेंगे कि रिसेप्टर क्या होता है. उसके बाद रिसेप्टर के टाइप्स. देन हम देखेंगे इसका कंक्लूजन. टाइप्स ऑफ रिसेप्टर के बाद देखेंगे कि वो एक्शन कैसे होता है, फिर बाद में कंक्लूजन. तो सबसे पहला टॉपिक है नेचर ऑफ हार्मोन्स. हम हार्मोन्स को दो तरीके से क्लासिफाई कर सकते. हम हार्मोन्स को क्लासिफाई करते हैं इस बेसिस पे कि वो लिपिड में सॉल्युबल है या नहीं है. इस तरीके से उसकी दो कैटेगरीज बनती हैं. पहले होता है लिपिड सॉल्युबल. दूसरे होते हैं लिपिड इनसॉल्युबल. लिपिड सॉल्युबल में आते हैं स्टेरॉइड हार्मोन और आयोडीनेटेड हार्मोन्स. स्टेरॉइड हार्मोन्स में वही आते हैं टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन जो कि सेक्स हार्मोन्स हैं. और उसके अलावा इसमें आता है एड्रिनल कॉर्टेक्स के हार्मोन जिन्हें हम कॉर्टिकॉइड्स कहते हैं. और आयोडीनेटेड हार्मोन्स में T3 एंड T4 आता है जिसे ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड टेट्रा आयोडोथायरोनिन कहते हैं. टेट्रा आयोडोथायरोनिन को हम थायरोक्सिन भी कहते हैं. अब लिपिड इनसॉल्युबल में वो सारे हार्मोन आते हैं जो जिनका रिलेशन प्रोटीन से है. जैसे कि प्रोटीन किससे बना है, एमिनो एसिड से बनेगा पेप्टाइड, पेप्टाइड से बनेगा पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन. तो जितने भी इससे रिलेटेड हार्मोन्स हैं वो सारे इसमें आएंगे लिपिड इनसॉल्युबल में. जैसे कि इसकी पहली कैटेगरी है एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स इसमें आते हैं. और इसमें आते हैं पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीनेशियस हार्मोन. या फिर पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड. एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स में आते हैं कैटेकोलामाइंस और मेलेटोनिन. कैटेकोलामाइंस क्या होते हैं, एड्रिनल मेडुला के हार्मोन्स होते हैं जिनमें कि एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन या फिर जिसे एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन कहते हैं वही आते हैं. और मेलेटोनिन कहाँ से निकलता है, पीनियल ग्लैंड से निकलता है. बाकी जितने भी हार्मोन्स बचे, इनके अलावा जितने भी हार्मोन्स हैं वो सारे प्रोटीनेशियस होते हैं. जैसे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स, पिट्यूटरी हार्मोन्स या फिर पैनक्रियाज के हार्मोन्स. और कैल्सिटोनिन, पैरेथ हार्मोन, थाइमोसिन्स, यानी कि जितने भी बचेंगे वो सारे इसमें आ जाएंगे. अब हम देखते हैं कि रिसेप्टर्स क्या होते हैं. तो देखिए, सबसे पहले मान लिया कि कोई हार्मोन है तो उसे पता कैसे चलेगा कि मुझे एक्ट कहाँ पे करना है. उसी के लिए रिसेप्टर्स होते हैं. जब
हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करता है तो बनता है हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रोटीन नेचर के होते हैं और ये अपने हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं। मान लिया कि अगर कोई हार्मोन है जैसे एस्ट्रोजन, तो एस्ट्रोजन का रिसेप्टर उसी के लिए स्पेसिफिक होगा, कोई दूसरा हार्मोन उस रिसेप्टर पे आकर नहीं बाइंड कर सकता। एंड ये मिलने पर किसके, हार्मोन के मिलने पर ये क्या बनाते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब रिसेप्टर्स भी दो तरीके के होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर एंड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। अब जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर है वो मेम्ब्रेन पे ही प्रेजेंट होंगे। मान लिया कि ये कोई सेल की मेम्ब्रेन है, मान लिया कि ये लिपिड मेम्ब्रेन है, लिपिड बाइलेयर है और इस पे कोई भी रिसेप्टर मौजूद है। ये सेल मेम्ब्रेन है जो कि लिपिड की बनी हुई है और रिसेप्टर बाहर ही प्रेजेंट है। लेकिन जो दूसरे टाइप का रिसेप्टर है इंट्रासेल्युलर, ये मोस्टली होता है न्यूक्लियर रिसेप्टर। मान लेते हैं कि ये सेल मेम्ब्रेन है और अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर डीएनए प्रेजेंट है और यहाँ पे इसका रिसेप्टर प्रेजेंट है। ये इसका रिसेप्टर हो गया, या फिर रिसेप्टर में ठीक है। तो अब जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर है वो सेल के अंदर भी हो सकता है और सेल के अंदर वो न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकता है, और मोस्टली जो इंट्रासेलुलर रिसेप्टर होते हैं वो न्यूक्लियर रिसेप्टर ही होते हैं। अब देखते हैं कि जैसे कि कोई लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन है जो कि इस लिपिड बाइलेयर को क्रॉस नहीं कर सकता, तो उसके लिए जो रिसेप्टर होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होते हैं। तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर किसके लिए है, जो लिपिड में सॉल्युबल हार्मोन नहीं हो पा रहा है, लेकिन जो हार्मोन्स लिपिड में सॉल्युबल है उनके लिए वो तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं, तो उनके लिए जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं कि मान लिया कि कोई लिपिड सॉल्युबल हार्मोन आया, यहाँ पे ये क्रॉस कर सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ये क्रॉस करके अंदर चला गया, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी इसने क्रॉस कर लिया और ये यहाँ पे इसने आगे बाइंड कर लिया। जब इस तरीके से बाइंड कर लेगा तो क्या बना देगा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। इसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। अब डीएनए पर कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंस होते हैं जो कि अब इस हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स के बनने से इसमें कुछ चेंजेस हो जाएंगे, जैसे कि इतना पार्ट डीएनए का एमआरएनए बना लेगा ट्रांसक्रिप्शन करके, और उसके बाद इसका ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बन जाएगा जो कि अपना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो करेगा। अब देखते हैं वो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो क्या सकता है। मान लिया कि ये जो हार्मोन है लिपिड सॉल्युबल वाला,
यहाँ पे ये ईस्ट्रोजन आया है और ये यूटेराइन वॉल है। अब ईस्ट्रोजन का काम क्या होगा कि वो एंडोमेट्रियम की थिकनिंग करवाएगा, तो जो काम हो रहा होगा उसे ही हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। मतलब कि ये जो मैसेज लेके आया था वो होने लगा, वो दिखने लगा, उसे हम कहते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। लेकिन अब हम यहाँ पे देखते हैं मेम्ब्रेन बायोरिसेप्टर कैसे काम करते हैं। तो मान लेते हैं कि कोई हार्मोन जो कि लिपिड इनसॉल्युबल था, मान लेते हैं पिट्यूटरी का हार्मोन जिसे FSH कहते हैं, ये यहाँ पे बाइंड किया, इसने बना लिया हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये अंदर जा नहीं सकता, इसीलिए इसने जनरेट करवाया सेकेंडरी मैसेंजर। सेकेंडरी मैसेंजर क्या क्या हो सकता है? वो कैल्शियम आयन हो सकता है, वो IP3 इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट हो सकता है, वो साइक्लिक AMP हो सकता है। जब ये सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है, ये हार्मोन के जो हार्मोन यहाँ पे मैसेज लेके आया था, ये सेकेंडरी मैसेंजर उस मैसेज को आगे ट्रांसफर करता है। तो यहाँ पे आगे बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं, और इसके थ्रू फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स हो जाता है। अब FSH का मान लिया कि ये FSH था और इसने ओवरी की मेम्ब्रेन पर एक्ट किया था, यानी कि अब वो इस ओवरी की मेम्ब्रेन के अंदर तो जा नहीं सकता है, तो बाहर से इसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया, उसके बाद सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, जिसके थ्रू अब फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स अंत में दिख रहा है। तो ये फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या हो सकता है? FSH ने मान लिया कि ओवरी की मेम्ब्रेन पे एक्ट किया, तो ये फॉलिकुलर ग्रोथ करवा देगा। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। इसके पहले ये जो पहला दिखाया हुआ है, इसमें इंट्रासेलुलर रिसेप्टर किस तरीके से काम करता है ये दिखाया हुआ है। इसमें ईस्ट्रोजन हार्मोन आया है जो कि लिपिड सॉल्युबल हार्मोन है। इसने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस किया और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को भी क्रॉस किया। इसने हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाया। उसके बाद जीनोम में जो कि स्पेशल यहाँ पे स्पेसिफिक कोई सीक्वेंस था, उससे इसने ट्रांसक्रिप्शन करके mRNA बनवाया, जिसके थ्रू ट्रांसलेशन के थ्रू प्रोटीन बन गया और आगे फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो हो रहा है। लेकिन जो यहाँ पे लिपिड इनसॉल्युबल हार्मोन था, ये अंदर नहीं जा पाया, इसने बाहर ही रिसेप्टर से बाइंड करके हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनवाया। बाद में इसने रिस्पॉन्स शो किया तो सेकेंडरी मैसेंजर एक जनरेट हुआ, जिसके थ्रू बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स शो होगा। अब हम इसका कंक्लूजन देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने देखा कि हार्मोन का नेचर कैसा हो सकता है। कोई लिपिड सॉल्युबल होगा और दूसरे होंगे लिपिड इनसॉल्युबल। लिपिड इनसॉल्युबल ही हमें याद रखना है, बाकी वो याद हो जाएगा। तो लिपिड इनसॉल्युबल में कौन सा आएगा? प्रोटीन वाले हार्मोन्स, जो भी प्रोटीन से रिलेटेड होगा, एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स और प्रोटीन, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये सारे हार्मोन्स आ जाएंगे इसमें। तो इसको हम किस तरीके से याद रख सकते हैं? ये लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी कि जो लिपिड सॉल्युबल होगा वो लिपिड को ही अपने आप में सॉल्युबल करवाएगा। तो जो स्टेरॉइड है वो भी एक तरीके का लिपिड है, तो ये इसमें सॉल्युबल होगा। इसके अलावा आयोडीनेटेड, ये भी सॉल्युबल होंगे। लेकिन जो प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स है वो कैसे सॉल्युबल हो जाएंगे? तो एमिनो एसिड, पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ये सारे सॉल्युबल नहीं होंगे। अब हम देखेंगे कि लिपिड सॉल्युबल जो होता है, सॉल्युबल किसके थ्रू अपना रिस्पॉन्स शो करेगा? इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू, जो कि मोस्टली क्या होते हैं?
मोस्टली ये होते हैं न्यूक्लियर रिसेप्टर्स, लेकिन जो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा उसके लिए मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर होगा। और मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर में ही सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।